रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक करीब करीब रखे हुए हों, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जा सकती हैं। उसके लिए मैंने एक बिगर पॉजिटिव चार्ज लिया और उसके करीब एक दूसरा नेगेटिव चार्ज रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाने के लिए हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है। टेस्ट चार्ज क्या होता है जी? ऐसा इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है जिसका निग्लिजिबल मास है, और दूसरी बात साइज भी निग्लिजिबल है, तीसरी बात उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये बात हमने कल की थी। टेस्ट चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया जाता है। तो इस बड़े पॉजिटिव चार्ज के पास जब एक छोटा टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, तो बिगर पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू रिपेल इट एंड इट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसी तरह अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां रखूं, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? द बिगर पॉजिटिव इज गोइंग टू रिपेल इट एंड द बिगर नेगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट इट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गोइंग टू बी अ कर्व लाइक दिस। पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। सो द फील्ड लाइन शुड बी ड्रॉन इन सच अ मैनर। इसी तरह इमेजिन यहां पर एक और टेस्ट चार्ज मौजूद हो, तो ये बड़ा पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड लाइन पैटर्न इन द विसिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों को इकट्ठा जब हम बोलना चाहेंगे तो हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance. Okay, so electric field lines जो हैं near the electric dipole, this is what it's going to look like. ये पैटर्न हमने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ पॉइंट करती हैं। ए लेवल के लिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। लेट्स से कोई आपसे पूछता है, बताएं ये जो पोजीशन ए है, इस पोजीशन ए के ऊपर जो फोर्स है जो पार्टिकल पर लग रही होगी वो किस तरफ है? वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एट पॉइंट ए आपसे पूछा जाए कि जब चार्ज पार्टिकल इधर मौजूद था तो पार्टिकल ए पर फोर्स किस तरफ लग रही है। फॉर दैट ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन एनी पर्टिकुलर position on a field line to determine the direction of force at that position. हम जरा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये कर्व हो रही है, जो पहले ब्लैक से बनाई थी अब मैं रेड से दिखा रहा हूँ। इस पूरी लाइन के ऊपर हर अलग अलग पोजीशन पर, जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू से ए दिखाया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अलग अलग पोजीशन पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, और उस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम हमेशा टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो एट पोजीशन ए इस टेस्ट चार्ज के ऊपर किस तरह फोर्स लग रही है वो डिटरमिन करने के लिए आप यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे, एंड दिस ग्रीन एरो इज गोइंग टू शो जब ये चार्ज पार्टिकल ए पर मौजूद था तो उस पर किस तरफ फोर्स लग रही थी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये चार्ज पार्टिकल डी वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इस पर किस तरफ फोर्स लगेगी, उसके लिए आपको क्या करना है? इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। सो द टेंजेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व्ड फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जो कि कर्व हो रही है उसके ऊपर किसी भी पोजीशन पे फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट ऑन दैट लाइन। बिल्कुल इसी तरह लेट्स से ये एक पोजीशन है, इसको हम कह देते हैं एक्स। पोजीशन एक्स पर फोर्स किस तरफ लग रही होगी? आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे, ये टेंजेंट बताएगा कि जब ये चार्ज पार्टिकल पोजीशन एक्स पे पहुंचेगा तो उस पर किस तरफ फोर्स अप्लाई होगी। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई हैं या नहीं। All right, so next what do we have to discuss? That's going to be called the Coulomb's law. अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर में ना बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, तो ग्राफ्स अभी के लिए आई एम होल्डिंग ऑन टू देम। मैं जैसे जैसे हमारा चैप्टर प्रोसीड होगा ग्राफ्स इकट्ठे मैं आपको एंड पर बता दूंगा। कूलम्स लॉ देखिएगा, कूलम्स लॉ हमें 2 नंबर के लिए स्टेट करना पड़ सकता है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है उसकी स्टेटमेंट याद करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them.
जी कोई मुझे बता सकता है इससे सिमिलर हमने एक और लॉ डिस्कस किया था, वो कौन सा लॉ था? एनीबॉडी? मिलता जुलता एक और लॉ हमने डिस्कस किया था जी, किसी के ध्यान में आ रहा है? ओके, मैं याद करा देता हूँ। दिस इज वेरी सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैसेस के दरमियान में था, जबकि कूलम्स लॉ चार्जेस के दरमियान में है। इमेजिन करें कि जो बड़ा चार्ज यहाँ पर मैंने बनाया है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव क्यू और छोटे वाले पर चार्ज है पॉजिटिव क्यू। रिगार्डलेस पॉजिटिव है या नहीं है, जरा इनको फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ये इस चार्ज का सेंटर है और ये इस चार्ज का सेंटर है। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो गैप है, लेट्स कॉल दैट गैप टू बी स्मॉल डी। अब इन दोनों के दरमियान में या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकते हैं या रिपल्सिव फोर्सेस हो सकती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलम्स लॉ, इट्स रिगार्डलेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर हम फोर्स की बात करें, रिगार्डलेस ऑफ इट वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। This capital Q is being multiplied with small q, and also this force is inversely proportional to the square of distance between them. अक्सर लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है ग्रेविटेशन के चैप्टर से, क्योंकि उसमें भी फोर्सेस हैं, उसमें भी मैसेज हैं, इसमें भी फोर्सेस हैं, इसमें चार्जेस हैं इंस्टेड ऑफ मैसेज। सो अ लॉट ऑफ टीचर्स प्रेफर टू टीच बोथ दीज चैप्टर्स साइड बाय साइड और वन आफ्टर द अदर। हालांकि सिलेबस में इनके दरमियान में देयर आर 5 अदर चैप्टर्स। ओके, वी डिसाइडेड जो सिलेबस है हम उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही चलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने लिखी हैं। एक है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं ये भी मैं भी आपको बताता हूँ, आई विल गेट बैक टू इट इन अ मिनट। उससे पहले लेट्स ट्राई एंड कंबाइन बोथ दीज इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली इक्वेशंस, दे आर रिलेशनशिप्स। तो इनको जरा कंबाइन करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर्ड। अभी तक ये इक्वेशन नहीं बना, ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो इक्वल टू आता है। इक्वल टू आ गया, साथ एक कांस्टेंट k आ जाता है। F equals to k into q divided by d squared. This formula here is called the Coulomb's equation, the Coulomb's law equation. यहाँ पर F is in newtons, D is in meter, capital Q it is in coulombs, small q this is also in coulombs, and what is this sorcery, the variable k? ये variable k क्या चीज है? k की एक फिक्स वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9, 8.9, तो राउंड ऑफ करके इसको 9 भी कह सकते हैं। दिस k is an electrostatic constant. Electrostatic constant. K was later on found to be equal to 1 over 4 pi epsilon naught. What exactly is this epsilon naught? This epsilon naught is called permittivity of free space. Permittivity of free space. टेक दैट इन, थोड़ा सा सांस लें, हजम करने की कोशिश करें। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे कांस्टेंट्स की हमें क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, इमेजिन करें कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में मौजूद हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो आपको पता चल गई। इफ यू पिक देम अप, प्लेस देम इनसाइड अनदर मटेरियल, चार्जेस की अमाउंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, but just by changing the material, the force between them is going to change. It was observed. So permittivity of free space, जिसकी वैल्यू है 8.85 multiplied with 10 raised to power minus 12, permittivity of free space या सिर्फ permittivity असल में उस material dependence को factor in करता है in the equation. Permittivity इस एक ऐसा फैक्टर है जो कि मटेरियल डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्पेस में चार्ज पार्टिकल पड़े हों
तो उनके दरमियान में एक डिफरेंट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अगर वही चार्ज पार्टिकल लिक्विड में, ईथर में, एथेनॉल में, मिल्क में, हनी में, मटेरियल जब चेंज हो जाएगा तो उनकी फोर्सेस भी चेंज होती जाती हैं। सो इट्स अ फैक्टर दैट एक्चुअली इंक्लूड्स द मटेरियल डिपेंडेंस इन द इक्वेशन। अब आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में और कोई मटेरियल रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस ही इमेजिन किया जाएगा। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज के की जगह पे ये 1/4πε0 जरूरत के मुताबिक डाला जा सकता है, और हमारे सिलेबस आउटलाइन के अंदर भी ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। सो ये जो फॉर्मूला यहाँ मैंने ऊपर ब्लू से लिखा है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, के की सिर्फ एक वैल्यू 8.9 या फिर 9 इंटू 10⁻9 ये आपको हमेशा प्लेस करनी पड़ेगी। आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला इस शेप में लिखा हुआ है, लेकिन हर दफा ये 4π और एप्सिलॉन की वैल्यू डाल के आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। 1/4πε0 यू कैन इमेजिन इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। आप हमेशा इसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं जी अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर लेंगे प्लीज। इसी फॉर्मूला को मैं जरा कंपेयर कर देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से, Gmm डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। आप देखें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों दे आर सेड टू बी सिस्टर इक्वेशंस। सिस्टर इक्वेशंस क्यों? क्योंकि इन दोनों के डायनामिक्स सेम है, इनकी फंक्शनैलिटी सेम है। फोर्स मैस इस पे डिपेंडेंट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जो फोर्स चार्जेस पे डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। इक्वेशन की बिल्कुल आइडेंटिकल सी शेप है, सिर्फ ऐसा लगता है कि न्यूटन ने कूलम से चीटिंग की थी या कूलम ने न्यूटन से चीटिंग की थी। अच्छा, अब्दुल्ला उस्मान कह रहे हैं कि ये जो ई का जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप प्लीज उसकी स्पेलिंग दिखा दें जरा। ठीक हो गया। आपने कभी एप्सिलॉन सुना नहीं? एप्सिलॉन, और ये जो छोटा सा जीरो होता है ना, इसको हम, वैसे तो ये जीरो है लेकिन इसको NOUGHT बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, नॉट मतलब जीरो। ओके, एप्सिलॉन बड़ा कूल सा नाम है ना, ग्रीक एबीसीडी बड़ी कूल होती है। अच्छा, ओके, सो वी गॉट द कूलम्स लॉ आउट ऑफ द वे। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस, जैसा कि ग्रेविटेशन के लॉ में या ग्रेविटेशन के चैप्टर में मैंने पॉइंट मैसेज को डिफाइन किया था, वैसे ही पॉइंट चार्जेस भी होते हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल्स ऑन विच चार्ज इज accumulated at the same point। यानी आप इमेजिन करें कि सारा चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पे है ना, वो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गया है और उसका जो साइज है ना वो नेग्लिजिबल है। यानी जो इतना बड़ा सा मैंने सर्कल दिखाया ना, इतना बड़ा सर्कल दिखाने की बजाय जो सेंटर में पॉइंट दिखाया ना, सारा चार्ज इधर इकट्ठा हो। यानी कि कूलम्स लॉ चार्ज पार्टिकल के साइज से अफेक्ट नहीं होता या उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उस पर डिपेंडेंट है। यू कैन इमेजिन ऑल द चार्ज पार्टिकल टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। देखिए एक कमरे में अगर 6 लोग बैठे हैं ना, दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग देयर ओरिजिनल डिफरेंट स्पेसेस, बट इफ ऑल ऑफ द पीपल दे एग्जिस्ट इन द सेम स्पेस एट द सेम टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली इफ दे आर ऑल सिटिंग इन द सेम चेयर, यू कैन से एवरीबडी इज प्रेजेंट एट द सेम पॉइंट। बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज पार्टिकल जो कि एक बड़ा सा एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज इस तरह से स्प्रेड आउट हुआ हुआ हो सकता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ imagining it as spreading out, you can imagine all this charge to be gathered at a single point। इस सारी डिस्कशन का या इस इमेजिनेशन का फायदा यह है कि हमें इस चार्ज पार्टिकल के साइजेस से डील नहीं करना पड़ता, यानी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये एक अजम्पशन बना लिया। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके ओके, ऑलराइट, दिस फॉर्मूला इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस फॉर्मूला को जरा रीइंफोर्स करने के लिए ना मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज इंक्लूड कर देता हूँ। Imagine you have a charge particle that has 3.6 microcoulomb charge and another charge that has 1.2 microcoulomb. They are separated by a distance of 30 centimeter। आपसे पूछा जा रहा है कि जी बता दें इनके दरमियान में कितनी फोर्स होगी। So it's fairly simple. Whatever you do, just pick up the formula, rewrite it, and then include your values। K की जगह हमें पता है 9 into 10⁻9 हमने हमेशा इंक्लूड करना है, लेकिन एग्जामिनर इसको K की तरह डील करने की बजाय 4πε0 की सूरत में डील करता है। आप वैसे भी कर सकते हैं, नो वरीज। Q की जगह पे आप डालेंगे 3.6 माइक्रो एट 10⁻6, स्मॉल q की जगह डालेंगे 1.2 इंटू 10⁻6, 4πε0 की जगह डाल देंगे उसकी वैल्यू, D की जगह डाल देंगे उसकी वैल्यू,
30 सेंटीमीटर था, मैंने 100 से डिवाइड करके इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके वैल्यू को प्लेस किया, दैट्स इट। आप अगर चाहें तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा है, ये करने की बजाय सारे को इरेज करें और ऊपर वाली चीज को 9 इंटू 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी सेम आंसर आएगा, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मार्किंग स्कीम में आपको ये नीचे लिखा हुआ मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में, ठीक है जी। यहाँ से जो भी आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी इन न्यूटन्स। There you have it. It's fairly simple, not difficult at all. यहाँ पर अब मैं एक नया फॉर्मूला आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप सोच रहे होंगे हैं ये तो कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। बिल्कुल सही है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। इस फोर्स की जगह पर जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा वो हम डाल सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। जब आप इसको प्लेस करेंगे, इस पूरे के नीचे ये स्मॉल क्यू ऑलरेडी मौजूद है, the small q's get cancelled out, the electric field strength comes out to be k into q divided by d square, k into q divided by d square. So electric field का फॉर्मूला बना k into q divided by d square, or instead of writing it in terms of k you can write q divided by 4 pi epsilon naught d square. अब यहां से ना वो वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं जो मुझे एज अ स्टूडेंट हुआ करते थे। I was not able to see the difference between the formula of force and the formula of electric field strength. दोनों के फॉर्मूलाज आइडेंटिकल हैं, बस फर्क सिर्फ ये है कि इसमें एक ये छोटा वाला Q मौजूद है, जबकि इसमें यहाँ पर वो छोटे वाला Q नहीं है। बाकी दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे ही हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं क्या मसाला है, क्या मसला है, क्या मसाइल है। अच्छा, एक बड़ी ट्रिवियल सी बात यहाँ स्टेट कर रहा हूँ। फॉर्मूला था फोर्स का कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी बनाया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन 0 है, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है जी। इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट्स चेंज नहीं होते। यहां से जो बात मैं स्टेट करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। Let's say if the Q remains constant, then E is inversely proportional to D square. इसी तरह अगर कैपिटल Q स्मॉल q remain constant, then force is inversely proportional to D square. इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। हर वो फोर्स या हर वो चीज जो ऐसा बिहेवियर शो करे कि डिस्टेंस डबल होने पर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज क्वार्टर हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो रहा है। इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है शायद, ठीक है जी। ओके, आज के लिए हम अपनी इस डिस्कशन को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। ये इस चैप्टर की आसान आसान चीजें मैंने आपके लिए अभी तक बताई। अगली क्लास में ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।